गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फुसफुसाहट। ये कहानी है और इसके जो राइटर हैं वो हैं मनोज दास। यस, तो ये दो दोस्तों की एक कहानी है। तो चलिए शॉर्ट में पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा संक्षिप्त में समझाऊंगी। बहुत समय पहले की बात, एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे, रघु और राजू। दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रघु ईमानदार था और मेहनत से काम करता था। उसके माता पिता और अध्यापक दोनों उससे बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन राजू बहुत चतुर और बेईमान था। हाँ जी, दो दोस्तों की कहानी है। राजू चतुर और बेईमान है और रघु ईमानदार है। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई समाप्त कर राजू गाँव छोड़कर एक बड़े शहर में रहने लगा। रघु अपने गांव में ही सीधे साधे ढंग से रहता। वह अपने बाप दादा की ज़मीन में खेती बाड़ी का काम देखता था। गांव के सब लोग उसे जानते पहचानते थे और सभी बहुत चाहते थे। एक दिन रघु अपने गांव के एक उत्सव के लिए सामान खरीदने शहर गया। शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। धूप बहुत तेज थी। रघु को प्यास लगी थी। पास में एक बड़ा सा भवन दिखा तो वह उसके अंदर घुसा। उसने वहां से एक नौकर से पानी मांगा। तभी भवन का मालिक वहां आ गया। रघु को देखकर वह आश्चर्य से बोल पड़ा, रघु तुम यहाँ कैसे? वह राजू था। हाँ जी, राजू रघु को पहचान न सका। उसने बहुत ही शानदार पोशाक मीन्स कपड़े पहने हुए थे। वह इतना मोटा हो गया था कि छोटे मोटे हाथी जैसा लग रहा था। हाँ जी, मोटा हो गया था। रघु ने राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उस पर तरस खाते हुए कहा, रघु तुम कैसे दरिद्र मीन गरीब दिखाई दे रहे हो, और तुमने कितने गंदे कपड़े पहने। अब जरा मेरी ओर देखो, मैं बिल्कुल राजू जैसा लग रहा हूँ। जरा मेरे कपड़े भी देखो, एक नज़र मेरे महल पर भी डालो। आज मैं जो कुछ बना हूँ सब अपनी खूबियों के कारण ही तो बना हूँ। तुम तो रहे बुद्धू के बुद्धू। रघु ने कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, किंतु मैं खुश हूँ। जहाँ तक मेरे बुद्धू होने की बात है तो तुम जानते हो कि यह बात कितनी सच है। मैं चाहता तो तुम्हारे जैसा धनवान बन सकता था, पर मैं तुम्हारे जैसे गलत रास्तों का इस्तेमाल जीते जी कभी नहीं कर सकता। पैसों के लिए बेईमानी नहीं कर सकता। तो आगे क्या होता है? राजू ने चीख कर कहा, बंद करो ये बकवास। तुम इतने ही योग्य हो तो यहाँ हाथ पसारने क्यों आए हो? मैं तुम्हारे यहाँ हाथ पसारने नहीं आया, मुझे प्यास लग रही थी इसलिए इधर आ गया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि तुम्हारा घर है, वरना कभी ना आता। रघु ने जवाब दिया, पानी तुम्हारे लिए इस घर में एक बूंद भी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। राजू ने गुस्से से कांपते हुए कहा। रघु को भी क्रोध आ गया। वह बोला, राजू मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुमने अकारण मीन्स बिना कारण ही मेरा अपमान किया। देखना इसका नतीजा बुरा होगा। इतना कहकर रघु वहाँ से चल पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा बगीचे में टहल रहा था कि एक अजनबी वहां आया। उस अजनबी ने राजा को एक से एक सुंदर उपहार दी और कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं गुप्त रूप से प्रतिदिन आपको सोने की 50 मोहरें देना चाहता हूँ। बदले में मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे प्रतिदिन अपने दरबार में आने दो और 2 मिनट तक अपने कान में कुछ फुसफुसाने दो मीन्स कुछ कहने दो। राजा ने सोचा, सौदा अच्छा है। अगर 2 मिनट की फुसफुसाहट सुनने के लिए 50 मोहरें मिले तो बुरा क्या है? राजा ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम आकर हमारे कान में फुसफुसा सकते हो। अगले दिन राजा अपने मंत्री और दरबारियों के साथ दरबार में बैठा था। एक अजनबी लोगों को धक्का देता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। राजा उसे देखकर मुस्कुराया। अजनबी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज का दिन बड़ा अच्छा है, खिली खिली धूप है और आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है। इस तरह फुसफुसाते हुए उस अजनबी ने राजू की ओर कई बार कनखियों से देखा। इसके बाद उसने चुपचाप राजा की जेब में मोहरें डाली और चलता बना। यह देखकर राजू की हालत बुरी हो गई। दरबार से निकलकर उसने अजनबी का पीछा किया और हैरान परेशान होकर पूछा, आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप महाराज से किस विषय पर बात कर रहे थे और बीच बीच में आप मेरी ओर क्यों घूर रहे थे? अजनबी जानता था कि राजू उससे सवाल पूछेगा। यह अजनबी कोई और नहीं बल्कि वेश बदले हुए रघु ही था। रघु ने कहा, आप मुझसे ऐसी गुप्त बात बताने के लिए क्यों कह रहे हैं, जिसे मेरे और राजा के सिवाय कोई नहीं जानता? यह सुनकर राजू की घबराहट बढ़ गई। उसने घुटने टेक कर रघु के कदमों में 100 मोहरें रखी और गिड़गिड़ा कर कहा, शाम को मैं आपको इतनी ही मोहरें और दूंगा। कृपया मुझे ये रहस्य बता दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। पहले तो रघु ने बड़ी आनाकानी की, फिर थोड़ी और खुशामद करवाने के बाद बोला, मामला बड़ा गंभीर है। कई लोगों ने आपके विरुद्ध राजा से शिकायत की है। महाराज ने उसकी जाँच करने के लिए मुझसे कहा है। राजू ने बड़ी अधीरता से कहा, महोदय आपने राजा से इस बारे में क्या कहा? मैंने कहा कि मैं भी जांच कर रहा हूँ, रघु ने जवाब दिया। राजू ने गिड़गिड़ा कर कहा, महाप्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं आपको 1000 मोहरें दूंगा। रघु ने मुंह बनाकर कहा, देखेंगे इस मामले में क्या हो सकता है। दूसरे दिन रघु राजा के दरबार में फिर पहुंचा और इसी प्रकार उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, आज सुबह तक तो उत्तरी हवा बड़ी तेज चल रही थी, पर अब ऐसा लगता है कि उसकी दिशा बदल जाएगी।
इस तरह फुसफुसाते हुए उसने पहले की भांति कई बार राजू की ओर देखा। अजनबी की अटपटी बातें सुनकर राजा मुस्कुराया। इस बेमतलब की बातों को सुनने के बदले राजा को 50 मोहरें मिल जाती थी, इसलिए वह प्रसन्न था। अब तो राजू की वही दशा थी जो जाल में फंसी मछली की होती है। रघु के मिलने पर उसे पता चला कि राजा इस बात से संतुष्ट थे कि उसके प्रधानमंत्री ने कोई अपराध नहीं किया। राजू ने रघु को धन्यवाद दिया और सोने की 1000 मोहरें दी। तीसरे दिन रघु राजा के कान में मोहरे और बूंदाबांदी की बात फुसफुसाने लगे। इस बार वह सेनापति की ओर घूरता रहा। सेनापति ने भी वही किया जो प्रधानमंत्री ने किया था। इस प्रकार रघु को सोने की 1000 मोहरें और मिल गई। ये क्रम चलता रहा। रघु प्रतिदिन दरबार में आकर एक के बाद एक सभी मंत्रियों को इसी प्रकार घबराहट में डालता गया। इस बीच प्रतिदिन राजा को दी जाने वाले 50 मोहरों के बदले अब तक रघु ने कई 1000 मोहरें इकट्ठी कर ली थी। एक दिन राजा का आम दरबार लगा था। उसमें दरबारी मंत्री और प्रधानमंत्री सभी मौजूद थे। पूरे दरबार में उसी अजनबी ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, इतने दिनों से मैं आपके कान में कुछ न कुछ फुसफुसाता आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये थैली भेंट करने आया हूँ। यह कहकर उसने रेशम की एक थैली राजा के सामने रख दी। थैली में भरी सोने की मोहरों की खनखनाहट राजा के कानों को मधुर संगीत जैसी लगी। वह मुस्कुराया, लेकिन अजनबी की यह हरकत उसे बड़ी विचित्र लगी। अपनी बात समझा कर कहा और राजा ने अजनबी से कहा, जो कुछ हुआ था रघु ने सब साफ साफ कह सुनाया। फिर मोहरों की ओर इशारा करके बोला, यह सब इस बात का प्रमाण है कि आपके चारों ओर बेईमान ही बेईमान है। यदि प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री ईमानदार होते तो इतने घबरा न जाते। अजनबी की बात सुनते ही राजा समझ गया कि उसके अधिकारी लोग अपने अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे सब भ्रष्टाचारी हैं। उनके मन में खोट है और अपने अपराधों के डर से वे हर समय घबराए रहते हैं। राजू और उसके साथियों ने धोखाधड़ी, बेईमानी और झूठ के सहारे अपने जो पद प्रतिष्ठा बना रखी थी वह रेत के घरौंदों की तरह ढह गई। वे सिर्फ गिरफ्तार कर लिए गए। राजा ने रघु को अपना प्रधानमंत्री बनाया। कुछ ही दिनों में रघु के परामर्श से मंत्रियों के रिक्त पदों पर मेहनती और ईमानदार व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए। अब राजकाज बड़े ही सुंदर और सुचारू रूप से चलने लगा। हाँ जी, इस कहानी में यही है कि बेईमानी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और ईमानदारी व्यक्ति की हर जगह कदर होती है। तो आपको इसके शब्दार्थ लिखने, तो इसके शब्दार्थ हैं अपनी नोटबुक में आपने इनको लिखना है और साथ में लर्न भी करना है। पहला जो इसका शब्द है वो है अपेक्षाएं। अपेक्षाएं का अर्थ है उम्मीद या आशा रखना किसी से। तरस खाना, दया दिखाना। दरिद्र, गरीब, बकवास, बेकार की बातें। हाथ पसारना, कुछ मांगना। अधीरता, बेचैनी, बेमतलब, जिसका कोई अर्थ न हो। दुरुपयोग, गलत फायदा उठाना। सुचारू, सही तरीके से। पद प्रतिष्ठा, पद का सम्मान। हाँ जी, ये अपने नोटबुक में लिखने। और थोड़ा सा होमवर्क में और मैं आपको दे रही हूँ। ये एक परिच्छेद है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं और आंसर इसके पैसेज के अंदर ही होते हैं। तो आपने ध्यान से पढ़ के और इन क्वेश्चनों के आंसर आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। वह राजू था। रघु राजा को पहचान न सका। उसने बहुत ही शानदार पोशाक पहन रखी थी। वह इतना मोटा हो गया था कि छोटे मोटे हाथी जैसा लग रहा था। रघु ने राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उस पर तरस खाते हुए कहा, रघु, तुम कैसे दरिद्र दिखाई दे रहे हो और तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। अब जरा मेरी ओर देखो, मैं बिल्कुल राजा जैसा लग रहा हूँ। जरा मेरे कपड़े भी देखो। एक नज़र मेरे महल पर भी डालो। आज मैं जो कुछ बना हूँ वह सब अपनी खूबियों के कारण ही तो बना हूँ। तुम तो रहे बुद्धू के बुद्धू। हाँ जी, ये पैसेज है और उसके क्वेश्चन है, कौन किसको पहचान नहीं सका। राजू दिखने में कैसा लग रहा था। राजू ने रघु को उसकी दशा के बारे में क्या कहा। शानदार पोशाक। इस वाक्यांश में विशेषण और विशेषण की पहचान कीजिए। हाँ जी, ये आपका होमवर्क है। ये आपने अपनी नोटबुक में करना। पैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, पैसेज को ध्यान से आपने पढ़ लेना है और इसके क्वेश्चन लिख के और उनके आंसर आपने लिखने हैं और साथ साथ लर्न भी करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का बाकी बुक वर्क करेंगे। तब तक आप लोग ये काम कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।